नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे तमाम अहम खबरें अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। मध्य प्रदेश और मिजोरम में बुधवार को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मध्य प्रदेश की 230 और मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। राजस्थान और तेलंगाना में चरम पर चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेलंगाना में 2 रैलियां। जयपुर में अरुण जेटली जारी करेंगे बीजेपी का घोषणा पत्र। कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों ने भी झोंकी ताकत। मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह पहले विदेश दौरे पर 17 दिसंबर को आएंगे भारत। द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर होगा जोर। मालदीव के विदेश मंत्री आज करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात। मंगल की सतह पर उतरा नासा का अंतरिक्ष यान इनसाइट लैंडर। लाल ग्रह से भेजी पहली तस्वीर। मंगल ग्रह पर जीवन से जुड़े रहस्यों को तलाशने में मिलेगी मदद। और भुवनेश्वर में विश्व कप हॉकी पुरुष हॉकी का उद्घाटन समारोह आज। 28 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलने वाले टूर्नामेंट में 16 टीमें शामिल। भारत का पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से कल। और बुलेटिन में सबसे पहले बात 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। मध्य प्रदेश में 230 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रचार के आखिरी दिन कल सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियां, जनसभाएं और रोड शो आयोजित किए। आइए नजर डालते हैं राज्य के चुनावी आंकड़ों पर। मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार थम चुका है। उम्मीदवार अब घर घर जाकर मतदाताओं से समर्थन मांग रहे हैं। प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों के लिए 28 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। इस बाबत राज्य की सभी सीटों के लिए राज्य चुनाव आयोग ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। राज्य के कुल 5,03,94,086 मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है। राज्य में 2,62,56,157 पुरुष और 2,40,76,693 महिला मतदाता हैं, जबकि 1,410 अन्य और 59,826 सर्विस मतदाताओं को भी वोट डालना है। 1,80,000 पुलिस बल तैनात है, जो प्रदेश का 80,000 और 1 लाख बाहर से जो आए हैं। उसके अलावा हमारे 3 लाख कर्मचारी सभी पोलिंग बूथ पर पीठासीन अधिकारी, पोलिंग अधिकारी के रूप में तैनात किए गए हैं, जिसमें 45,000 महिला कर्मचारी हैं। राज्य निर्वाचन कार्यालय ने इस बार के विधानसभा चुनाव में पोलिंग बूथों की संख्या में इजाफा किया है। आयोग के मुताबिक राज्य में 21% से ज्यादा यानी 65,341 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों के अलावा अन्य राज्यों से सटी सीमाओं पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को लगाया जा रहा है। राज्य में बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। पिछले 15 सालों से राज्य की कमान बीजेपी के हाथों में है। वहीं कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी की कोशिश में लगी हुई है। बेरोजगारी, किसान और पेंशन जैसे कई मुद्दे इस चुनाव में हावी रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि प्रदेश की जनता किसको सत्ता की चाबी सौंपती है। प्रदेश में वोटों की गिनती 11 दिसंबर को अन्य 4 राज्यों के साथ होगी। वोट की अपील के लिए नेताओं की रैलियां और चुनावी शोरगुल अब शांत हो गया है। हालांकि इसी के साथ घर घर दस्तक देने का सिलसिला शुरू हो गया है। 28 नवंबर को मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद करेंगे। कैमरामैन जुनैद खान के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, भोपाल।
और मिजोरम विधानसभा की 40 सीटों के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दूर दराज के मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होने लगी हैं, जबकि नजदीकी मतदान केंद्रों के लिए पार्टियां आज रवाना होंगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आशीष कुंद्रा ने चुनाव तैयारियों और सुरक्षा प्रबंधों को लेकर संतोष जताया है। मिजोरम में भी 28 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए प्रचार का काम कल शाम पूरा हो गया। राज्य की 40 सीटों पर प्रचार थमने के बाद उम्मीदवार अब घर घर जाकर लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। मिजोरम के चुनावी मैदान में 209 उम्मीदवार हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव के नतीजे 11 दिसंबर को ही आएंगे। मिजोरम का भूगोल बहुत खास है। यह म्यांमार और बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूता है। इसके अलावा असम, त्रिपुरा और मणिपुर के भारतीय राज्यों की सीमा को भी छूता है। सामान्य तौर पे ऐसे में समझा जा सकता था कि ये काफी चुनौतीपूर्ण चुनाव होगा, लेकिन चूंकि यहाँ हिंसा नहीं रही है चुनावों में, इसलिए सबसे रोचक बात यह देखने की होगी कि कितनी ज्यादा बड़ी संख्या में वोटर आते हैं अपना वोट देने। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ मिजोरम के आइजोल से अखिलेश सुमन। राजस्थान में चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी पार्टियां यहां धुआंधार प्रचार में जुटी हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जालौर, सिरोही, पाली और उदयपुर में रैलियों को संबोधित करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली आज जयपुर में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जैसलमेर में जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। प्रचार के लिए हर पार्टी दमखम के साथ स्टार प्रचारकों का सहारा ले रही है। इस कड़ी में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और कोटा में रैलियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के 65 साल के काम और केंद्र सरकार के 4 साल की तुलना की। उन्होंने कहा कि 2014 में हमारे आने से पहले गांव में शौचालय की सुविधा 40% भी नहीं थी और 4 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे 40% से 95% कर दिया। वसुंधरा राजे के कामों की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान ने ठान लिया है कि राजस्थान में फिर एक बार बीजेपी की सरकार बनानी है। विकास की यात्रा को एक और ताकत देंगे और नया इतिहास लिखेंगे। 50-55 साल में 11 मेडिकल कॉलेज और वसुंधरा जी ने 5 साल में राजस्थान में 11 नई मेडिकल कॉलेज बना दी। अगर कांग्रेस में वोट जाता आपका तो 11 मेडिकल कॉलेज के लिए और 55 साल इंतजार करता। ये वसुंधरा जी ने 55 साल राजस्थान को आगे ले जाने का काम किया। आपके एक वोट से किया है भाइयों, ये आपके वोट की ताकत है। राजस्थान में चुनावी रण में कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने राजस्थान दौरे की शुरुआत कल अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाकर की। इस मौके पर उनके साथ अशोक गहलोत, सचिन पायलट और राजीव शुक्ला भी मौजूद थे। अजमेर शरीफ के बाद राहुल गांधी ने पुष्कर के प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद राहुल गांधी ने पोखरण और जालौर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। अपने भाषण में राहुल गांधी ने किसानों का मुद्दा उठाया और कहा राजस्थान में सरकार बनने के 10 दिनों के अंदर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। और चुनाव के होने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार के बनने के बाद 10 दिन के अंदर राजस्थान के किसान का कांग्रेस पार्टी कर्जा माफ कर देगी। दुनिया की कोई भी शक्ति इस बात को नहीं बदल सकती है। तेलंगाना में चुनाव प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना में जो 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राज्य विधानसभा चुनाव के सिलसिले में बीजेपी के चुनाव प्रचार के तहत ये सभाएं की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 11 बजे निजामाबाद में एक सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद दोपहर करीब 1 बजे महबूब नगर में दूसरी रैली करेंगे। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए 7 दिसंबर के मतदान में 1821 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। विभिन्न दलों ने 515 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं।
जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए आज 2618 मतदान केंद्रों पर मतदान जारी है। इनमें 639 कश्मीर संभाग और 1000 से ज्यादा मतदान केंद्र जम्मू डिवीजन के शामिल हैं। मतदान सुबह 8 बजे से जारी है और दोपहर 2 बजे तक चलेगा। चौथे चरण के मतदान के लिए 777 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, जिनमें कश्मीर के 571 और जम्मू के 206 मतदान केंद्र शामिल हैं। चौथे चरण में सरपंच की 339 सीटों और पंच की 1749 सीटों के लिए 5470 उम्मीदवार मैदान में हैं। सुनील अरोड़ा देश के अगले मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से खबर है कि सुनील अरोड़ा आगामी 2 दिसंबर को शपथ लेंगे। वो निवर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत की जगह लेंगे। सुनील अरोड़ा आईएएस के 1980 बैच के राजस्थान कैडर के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। बतौर चुनाव आयुक्त अरोड़ा की नियुक्ति 31 अगस्त 2017 को हुई थी। वो सूचना और प्रसारण सचिव और कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की भी सचिव रह चुके हैं। खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं श्याम सुंदर। मैं भी भारत की इस विशेष श्रृंखला में हम भारत की आदिम जनजातियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं भी भारत सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल पंजाब के गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक करतारपुर साहिब गलियारे की आधारशिला रखी। भारतीय सीमा तक करीब 3 किलोमीटर के इस गलियारे में श्रद्धालुओं के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी। उपराष्ट्रपति ने इस शुरुआत को छोटा लेकिन विशेष कदम बताया, जो आपसी भाईचारे और शांति के लक्ष्य की ओर ले जाएगा। ये साझी विरासत दोनों देशों के लोगों को जोड़ने के लिए प्यार और गहरी समझ को बढ़ावा देगी। केंद्र सरकार ने गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के मौके पर इसके निर्माण का ऐलान किया था। बोले सो निहाल। सिख समुदाय का बरसों का सपना साकार होने लगा है। पंजाब के गुरदासपुर जिले के मान गांव में सोमवार को एक समारोह में डेरा बाबा नानक से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक करतारपुर साहिब गलियारा के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी गई। समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि इस कॉरिडोर के निर्माण की लंबी समय से मांग आज पूरी हो रही है। Unfortunately, even though great Guru's message transcends time and space, we have been bound by territorial limits and national boundaries. The demand for setting up a corridor has been raised and discussed for nearly 2 decades or more. This dream, which was pending for many years, is getting fulfilled today. It is a day like no other day. It is truly path-breaking, potentially transformative movement. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारतीय सीमा में अगले 4.5 महीने में इस आधुनिक कॉरिडोर का निर्माण हो जाएगा। 4 लेन के इस राजमार्ग गलियारे में श्रद्धालुओं के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जो रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेंगी। करतारपुर साहिब कॉरिडोर में तीर्थयात्रियों के लिए हमने विशेष आर्किटेक्ट को अपॉइंट करके वहां विशेष प्रकार की रोड साइड एमिनिटीज, जिसको तीर्थयात्रियों के लिए विशेष सुविधा केंद्र बनाने का निर्णय किया है, जिससे दूर दूर आने वाले हमारे सभी भक्तों के लिए काफी अच्छी व्यवस्था होगी। करतारपुर साहिब कॉरिडोर के निर्माण से पंजाब में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे राज्य के आर्थिक विकास को भी मदद मिलेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने केंद्र सरकार का इस गलियारे का निर्माण कराने के लिए शुक्रिया अदा किया। मैं धन्यवादी है
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ कि ये इतिहास रचा जा रहा है। गुरु नानक की जयंती से एक दिन पहले गुरुवार को केंद्र सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर के निर्माण का ऐलान किया। भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित करतारपुर साहिब गुरुद्वारे का सिख समुदाय के लिए खासा धार्मिक महत्व है। करतारपुर में ही गुरु नानक देव जी अपने जीवन के अंतिम 18 साल रहे थे और वहीं से उन्होंने परलोकवास किया। विभाजन के बाद पाकिस्तान में होने के कारण सिख समुदाय को इस गुरुद्वारे के दर्शन के लिए वीजा पासपोर्ट की जरूरत पड़ने लगी थी। जो ऐसा नहीं कर सकते थे उनके लिए भारतीय सीमा पर दूरबीन लगा रखी थी जिससे श्रद्धालु उस गुरुद्वारे का दर्शन कर पाते थे। पाकिस्तान सरकार भी इस दिशा में सकारात्मक पहल करते हुए अपनी सीमा के भीतर गलियारा विकसित करेगा जिससे सिख श्रद्धालु बाबा नानक की समाधि का दर्शन कर सकें। पाकिस्तान में 28 नवंबर को आयोजित होने वाले करतारपुर कॉरिडोर के शिलान्यास समारोह में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और हरदीप सिंह पुरी शामिल होंगे। करतारपुर कॉरिडोर के निर्माण से क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी भारी तादाद में पैदा होंगे। राजकमल राव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संविधान दिवस के मौके पर कल देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान को स्वतंत्र भारत का आधुनिक ग्रंथ बताया। संविधान दिवस के मौके पर दिल्ली में सोमवार को विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई और केंद्रीय कानून मंत्री समेत कई हस्तियां शामिल हुईं। अपने संबोधन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान को स्वतंत्र भारत का आधुनिक ग्रंथ बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान से नागरिक को अधिकार मिलता है, साथ ही नागरिक इसका पालन कर संविधान को ज्यादा सार्थक और ताकतवर बनाते हैं। People of India are the ultimate custodians of the Constitution. It is in them that sovereignty vests, and it is in their name that the Constitution was adopted. The Constitution empowers the citizen, but the citizen too empowers the Constitution. By following it, by adhering to it, by protecting it, and by persevering to make it more meaningful with words and deeds. संविधान दिवस के मौके पर भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने संविधान को गरीबों की आवाज बताया। मुख्य न्यायाधीश का कहना है कि देश का संविधान संकट के वक्त हमारा मार्गदर्शन करता है। Our Constitution is the voice of the marginalized as well as the prudence of the majority. Its wisdom continues to guide us in moments of crisis and uncertainty. It is in our best interest to heed the advice under the Constitution. If we do not, our hubris will result in sharp descent into chaos. संविधान दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर कहा कि ये हमारा पावन राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम निजी और राष्ट्रीय जीवन में संविधान की मूल भावनाओं और प्रावधानों का निष्ठापूर्वक पालन करें, निजी और सार्वजनिक जीवन में आचरण की शुचिता रखें, संवैधानिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं में आस्था रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर पर लिखा है कि संविधान दिवस पर हम गर्व के साथ हमारे संविधान सभा में सेवा करने वाले महान लोगों के शानदार योगदान को याद करते हैं। हमें अपने संविधान पर गर्व है। इस मौके पर संविधान में शामिल मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता दोहराएं। मन की बात कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री ने संविधान निर्माताओं के लगनशीलता को प्रेरणा का स्रोत बताया था। संविधान दिवस यानी संविधान को अपनाने का दिन संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को देश के संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया था। नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से संबंधित प्रावधानों के साथ ही अस्थायी और संक्रमणकारी उपबंधों को इसी दिन से लागू किया गया। बाकी संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2015 को मुंबई में भीमराव अंबेडकर स्मारक की नींव रखते हुए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के भारी भरकम बैग और होमवर्क को लेकर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जरूरी गाइडलाइंस जारी की हैं। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 और 2 के छात्रों को अब होमवर्क नहीं करना पड़ेगा। मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से कक्षा 1 और 2 के बच्चों को होमवर्क नहीं देने का निर्देश जारी किया गया है। मानव संसाधन मंत्रालय ने 1 से 10वीं कक्षा के छात्रों के बैग का बोझ कम करने को लेकर निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के मुताबिक कक्षा 1 और 2 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बैग या वजन केवल 1.5 किलो होगा। 3 से 5वीं के विद्यार्थियों के लिए बैग का वजन 2 से 3 किलो, कक्षा 6 और 7वीं का 4 किलो, 8 से 9वीं कक्षा के छात्रों का बैग का वजन 4.5 किलो होगा। वहीं कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बैग का वजन केवल 5 किलो होना चाहिए। एयरसेल मैक्सिस डील मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सरकार ने पी चिदंबरम के खिलाफ केस चलाने को मंजूरी दे दी है। मामले से जुड़ी सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कल पटियाला हाउस कोर्ट को बताया कि कुल 6 आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए अनुमति की जरूरत थी। इनमें से आरोपी नंबर 1 यानी पी चिदंबरम पर केस चलाने की मंजूरी मिल गई है। बाकी 5 आरोपियों पर भी मुकदमा चलाने के लिए अनुमति लेने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी से दी गई अग्रिम जमानत की अवधि भी बढ़ा दी है। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होनी है। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से दायर आरोप पत्र पर भी तभी सुनवाई होगी। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। कल मामले से जुड़ी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश दिया कि जो अधिकारी प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई करने में विफल रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सीपीसीबी से ये भी पूछा कि दिवाली पर जो सोशल मीडिया के जरिए मिली शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सोशल मीडिया के जरिए प्रदूषण से जुड़ी 746 शिकायतें मिली हैं, जिन्हें कार्रवाई के लिए नोडल एजेंसियों के पास भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले में कल सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 9 नक्सली मारे गए। इस दौरान सुरक्षाकर्मी भी शहीद हुए। ये मुठभेड़ तेलंगाना की सीमा से सटे किस्टाराम इलाके के जंगलों में हुई। जिस वक्त गोलीबारी शुरू हुई तब छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स की टीम इलाके में गश्त पर थी और नक्सलियों की तलाश की जा रही थी। मौके पर मौजूद नक्सलियों ने अचानक सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। इसके बाद काफी देर तक मुठभेड़ जारी रही। मुठभेड़ स्थल पर मारे गए नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कुलगाम सेक्टर में मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि कुछ आतंकी दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम सेक्टर में छुपे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने जब इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, खुद को घिरता देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा 4 दिवसीय रूस दौरे पर हैं। उनकी यात्रा 29 नवंबर तक जारी रहेगी। सुनील लांबा की रूस यात्रा का मकसद रूस के साथ द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत बनाना और रक्षा सहयोग के क्षेत्र में नए विकल्प तलाशना है। भारतीय नौसेना प्रमुख ने कल अपनी यात्रा की शुरुआत सेंट पीटर्सबर्ग से की और अपने समकक्ष रूसी फेडरेशन नेवी के कमांडर इन चीफ एडमिरल व्लादिमीर कोरोलेव के साथ द्विपक्षीय चर्चा की। भारतीय नौसेना रूसी नौसेना के साथ कई मोर्चों पर सहयोग करती है, जिसमें आपसी स्टाफ वार्ता के जरिए कई क्षेत्रों में परिचालन, वार्तालाप, प्रशिक्षण, हाइड्रोग्राफी, सहयोग और विषय वस्तु विशेषज्ञों का आदान प्रदान शामिल है। मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली अपनी पहली विदेश यात्रा के तहत अगले महीने भारत आएंगे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। ये बात मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने कही है। मालदीव का एक मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत की यात्रा पर है। सोली की यात्रा का उद्देश्य भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाना है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि द्वीपीय देश मालदीव को जब भी जरूरत पड़ी है, भारत उसकी सहायता के लिए हमेशा आगे आया है। राष्ट्रपति सोली अपनी पहली विदेश यात्रा अगले महीने 17 दिसंबर को करेंगे। सुषमा स्वराज ने सोमवार को मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद से मुलाकात की और इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाने और क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। मालदीव का विदेश मंत्री बनने के बाद ये शाहिद की पहली आधिकारिक यात्रा है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद का आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। In the manner in which the first official meeting took place immediately after President Solih's inauguration between Prime Minister and President Solih, the warmth, the sincerity and the conducive environment in which they discussed substantial issues was a clear signal that a new era of Maldives-India relationship has begun. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मार्स इनसाइट लैंडर यान सफलतापूर्वक मंगल की सतह पर उतारा गया। अंतरिक्ष यान इनसाइट लैंडर भारतीय समय के मुताबिक बीती रात करीब 1:30 बजे मंगल ग्रह पर उतर गया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मार्स इनसाइट लैंडर जल्द ही मंगल के रहस्य खोलेगा। लाल ग्रह से पहली तस्वीर भेजी गई है। मंगल ग्रह पर जीवन से जुड़े रहस्यों को तलाशने में इससे मदद मिलेगी। जब इनसाइट मंगल पर सुरक्षित तरीके से उतर गया तो कैलिफोर्निया में नासा के मिशन कंट्रोल में खुशी की लहर दौड़ गई। नासा के इनसाइट मिशन का लक्ष्य मंगल के जमीनी और आंतरिक भागों का अध्ययन करना है और पृथ्वी के अलावा ये इकलौता ऐसा ग्रह है जिसकी नासा इस तरह जांच करने जा रहा है। और अब बात करेंगे खेलों की। विश्व कप पुरुष हॉकी के उद्घाटन समारोह के लिए अब कुछ घंटे बचे हैं। इसे लेकर भुवनेश्वर पूरी तरह से हॉकी का खुमार चढ़ा हुआ है। भुवनेश्वर पर 16 टीमों में से ज्यादा टीमें 28 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच होने वाले विश्व कप के लिए यहां पहुंच चुकी हैं। कालिंग स्टेडियम पूरी तरह से तैयार है। यहां उद्घाटन समारोह होगा और मैच खेले जाएंगे। सभी 16 देशों को 4 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। भारत ग्रुप सी में है। इस ग्रुप में बेल्जियम, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका की टीमें हैं। 28 नवंबर से भारत अपने अभियान की शुरुआत करेगा। भारत का पहला मुकाबला कल शाम 7 बजे दक्षिण अफ्रीका से होगा। और इस बीच स्टेडियम की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने विश्व कप में भाग ले रही सभी 16 टीमों के कप्तानों से मुलाकात की और मुक्तेश्वर मंदिर में उनके साथ फोटो सेशन में भी भाग लिया। ये तीसरा मौका है जब भारत विश्व कप हॉकी की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 1982 और 2010 में भी भारत मेजबानी कर चुका है। वहीं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने महिला बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने पर मैरी कॉम को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि मैरी कॉम देश की गौरव हैं और प्रेरणा स्रोत भी हैं। अपने संदेश में राज्यसभा के उपसभापति ने कहा कि मैरी कॉम ने दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया है, साथ ही देश के लोगों में गर्व का भाव भरने का काम किया है। उन्होंने मैरी कॉम के लिए आगे भी इस तरह और विश्व कीर्तिमान कायम करने और देश का झंडा बुलंद करते रहने की कामना भी की। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने लंबी छलांग लगाते हुए आईसीसी T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में गेंदबाजों की सूची में पहली बार शीर्ष 5 में जगह बनाई है। वहीं बल्लेबाजी रैंकिंग में शिखर धवन 5 स्थान के सुधार के बाद 11वें नंबर पर पहुंच गए हैं। 2 स्थान खिसक कर रोहित शर्मा 6ठे और लोकेश राहुल 9वें पायदान पर हैं। कप्तान विराट कोहली ने अपना 14वां स्थान बरकरार रखा है। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद आप विशेष में देखिए हमारा संविधान। नमस्कार।